Fundamental rights and DPSPs, you all know, are very important topics for the examination. अब इन टॉपिक्स को आपने सेपरेटली ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया है, उसको हमें समझना होगा विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और रिमेंबर, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई की जाती है व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई भी दो प्रोविजंस हो सकते हैं, दो फंडामेंटल राइट आपस में क्लैश कर सकते हैं, या संविधान के कोई दो पार्ट्स हो सकते हैं जो आपस में क्लैश कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे द क्लैश और द अपेरेंट क्लैश बिटवीन पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट फोर DPSP। अब इस क्लैश को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल है आर्टिकल 46 वर्सेस आर्टिकल 15। नाउ आर्टिकल 46 is a DPSP and आर्टिकल 15 is our fundamental right। अच्छा, इससे पहले फटाफट एक चीज हम रिवाइज कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में बेसिक डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSPs, आई एम श्योर ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस डॉक्ट्रिन लेट अस रिवाइज क्विकली दिस डिफरेंस। पहला डिफरेंस, that fundamental rights are enforceable by courts whereas DPSPs are not। तो ये हमें क्या बताता है? This tells us that in terms of constitutional importance, the legal enforceability is higher of fundamental rights and not DPSPs। Second, fundamental rights are considered individual in nature। दैट मीन्स वो इंडिविजुअल को कुछ फ्रीडम्स, कुछ लिबर्टीज ग्रांट करते हैं, जबकि DPSPs आर नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, दे आर फॉर कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी, सो दे आर कलेक्टिव इन नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि यही हम अभी आगे समझेंगे। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स आर मोर पॉलिटिकल इन नेचर। ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, आपको जो ऑक्यूपेशन करना है, जो आपको ट्रेड बिजनेस करना है, वो उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको अपना रिलीजन परसू करने की आज़ादी है, कभी आप अरेस्ट होते हो तो ये आपके राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये सारे राइट्स आर मेनली पॉलिटिकल इन नेचर। वेयर एज अगर हम DPSPs को एनालाइज करें तो DPSPs आर मोर सोशल एंड इकोनॉमिक इन नेचर। वो बात करता है सोसाइटी में रिकॉग्निशन की, रिस्पेक्ट की, एंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, या बेसिक इकोनॉमिक राइट्स। जैसे अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं, बेरोजगार हूं, तो क्या मुझे स्टेट से कोई असिस्टेंस मिल सकती है? अगर मैं बीमार हूं, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो क्या उसको स्टेट से कोई असिस्टेंस मिल सकती है? इफ आई बिलोंग टू अ बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड कम्युनिटी, तो क्या स्टेट मेरे लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कुछ करेगा? अगर हाँ, तो यही है DPSPs। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते और आपके सामने एक क्लैश आता, मान लो आप ये जज हो और एक तरफ एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट्स हैं और दूसरी तरफ कलेक्टिव गुड है, सबका भला है, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव गुड। इंडिविजुअल राइट्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जबकि जब कलेक्टिव गुड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे DPSPs। और अगर इन दोनों में कोई क्लैश होता है तो एज अ जज आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप मुझे बताओ, कमेंट। क्या आप इंडिविजुअल के राइट्स को प्रायोरिटी दोगे और आप ये बोलोगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे पार्ट थर्ड को, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बनाया है? क्या आप ये कहोगे कि इंडिविजुअल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं समाज का भला, सोसाइटी का भला, द कलेक्टिव गुड, द कॉमन गुड, द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी should get priority, should get higher importance as compared to the rights of few individuals?
अब जिस डिलेमा और जिस एथिकल डिलेमा से आप गुजर रहे हो, यही चुनौती थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने. द चैलेंज वॉज हाउ डू वी रिजॉल्व दिस सीमिंगली two different ideas in our constitution, although later we will realize कि ये दो आइडियाज आपस में क्लैश नहीं कर रहे हैं, रादर ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं. तो अगर फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, तो डीपीएसपीज हमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स बनते हैं. तभी तो वो क्या बनते हैं? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स टुगेदर. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आते हैं, जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, द क्लैश बिटवीन आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 15. तो हुआ कुछ यूं कि जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय का जो मद्रास प्रोविंस था, इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोविंसेस जिसने रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया फॉर सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटीज. अब ये जो रिजर्वेशन दिया मद्रास स्टेट ने, उसको जस्टिफाई किया आर्टिकल 46 के अंदर. जो आर्टिकल क्या कहता है कि भाई स्टेट यू विल टेक स्पेशल प्रोविजंस, आप कुछ प्रोविजंस उठाओगे फॉर द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो अगर कोई एससीज हैं, एसटीज हैं, तो उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट के लिए, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस आप उठाओगे. तो मद्रास स्टेट ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी, वो बैकवर्डनेस के ऊपर थी. तो मद्रास स्टेट क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो आर्टिकल 46 में बोला गया है कि मुझे कुछ करना है फॉर द एडवांसमेंट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज. तो लो, मैंने कर दिया, मैंने बना दी रिजर्वेशन. अब इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक ब्राह्मण वुमन पहुंची मद्रास हाई कोर्ट ने, चैलेंज किया इस पॉलिसी को और क्या बोला, दैट दिस पॉलिसी वायलेट्स आर्टिकल 15. तो वो लड़की ये बोली कि भाई मेरे संविधान ने मुझे ये वादा किया है कि मेरे साथ 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एंड शी वॉज अ ब्राह्मण वुमन. तो वो क्या बोली कि वो 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो आपने जो ये कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो कुछ बैकवर्ड कास्ट्स को दिया जा रहा था, तो हर आर्गुमेंट वॉज दैट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी दैट यू हैव मेड on the basis of caste is a clear violation of Article 15. और आर्टिकल 15 क्या कहता है? The state shall not discriminate against any citizen on grounds of, वही 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस मद्रास की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया एज नल एंड वॉइड. ये पॉलिसी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो जो मद्रास गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट में केस हार गई. तो अब मद्रास गवर्नमेंट अपील कहाँ करेगी? सुप्रीम कोर्ट में. तो फिर केस का नाम क्या बन जाएगा? पहली पार्टी कौन बन जाएगी? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरई राजन. चंपाकम दोरई राजन. इस केस में सुप्रीम कोर्ट इट अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, हाई कोर्ट जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, आप इस तरह से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. अब अगर कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं अलाउ किया जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी द इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस, द बैकवर्ड कम्युनिटीज? तो इस जजमेंट के बाद तुरंत पार्लियामेंट ने क्या पास किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, और उसने ऐड कर दिया एक नया क्लॉज इन आर्टिकल 15, और वो था आर्टिकल 15 क्लॉज 4. और इसमें क्या लिख दिया पंडित नेहरू ने कि आर्टिकल 15 में जो भी लिखा है वो स्टेट को रोक नहीं सकता, और अगर स्टेट चाहता है तो स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज. तो लैंग्वेज क्या थी इस आर्टिकल की? नथिंग इन आर्टिकल 15, नथिंग इन आर्टिकल 15 shall prevent the state from making any special provision for the advancement
ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज। तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन है कास्ट के बेसिस पे, वो पॉसिबल हो पाया, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो पाया बिकॉज ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो ये पहला क्लैश था। दूसरा क्लैश जो हम सामने देखेंगे वो होगा बिटवीन आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C वर्सेस आर्टिकल्स 14, 19 एंड 31। अब ये क्या था ये समझते हैं। अब आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी सरकार की जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी वो थी लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी। क्यों लैंड रिफॉर्म्स? क्योंकि ये बात आप समझते हो कि किसी भी देश के लिए जो उसका लैंड होता है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कमी पड़ने पर आप उसको बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ, क्या हर चीज के लिए हमें लैंड नहीं चाहिए? आप जहां बैठे हो वो बिल्डिंग भी कहां पर है? लैंड पर है। ये बिल्डिंग लैंड पर है। कमर्शियल बिल्डिंग्स कहां? लैंड पर। रेजिडेंशियल लैंड पर। एग्रीकल्चर कहां होती है? लैंड पर। जंगल कहां होते हैं? लैंड पर। तो हर चीज के लिए आपको लैंड चाहिए ना। अच्छा, लैंड के अलावा जो दूसरे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ऑयल, मिनरल, गैस, ये सब चीज अगर आपके कम पड़ते हैं तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इंडिया का जो एरिया है 328 मिलियन हेक्टेयर्स, अगर ये कम पड़ जाएगा तो किससे इंपोर्ट करोगे? पाकिस्तान से? नहीं ना। का मतलब, अरे तभी तो एक एक इंच के ऊपर लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, वॉर, कंट्रीज गो टू वॉर फॉर 1 इंच ऑफ लैंड, राइट? हिटलर की जो फेमस पॉलिसी थी लेबेंस रोम, स्टेट क्या है, देश क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, की रिक्वायरमेंट बड़ी होती है, उसे भूख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज खाएगा, ऐसे ही स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्सपैंड करेगा तो उसे और टेरिटरी चाहिए, उसे और लैंड चाहिए। इट लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमारा जो लैंड है हमें उसको बहुत ऑप्टिमली, एफिशिएंटली, जुडिशियसली यूज करना है। और इसीलिए हम क्या लेकर आए थे? लैंड रिफॉर्म्स। अब इस लैंड रिफॉर्म्स में जो एक कंपोनेंट था वो था कि लैंड होल्डिंग को लेके एक सीलिंग लगाई जाएगी। सीलिंग का मतलब कि एक इंडिविजुअल अपने नाम पर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता। सीलिंग मतलब छत, जैसे ये छत है ऊपर, तो मैं छत, ये मेरी लिमिट है ना, मैं इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, छप्पर फाड़ के तो नहीं मैं कहीं जा सकता, तो ये लिमिट हो गई। ऐसे ही अगर मान लो मेरे स्टेट में जहां मैं रहता हूं, अगर मान लो 20 एकड़ की लिमिट है और मेरे पास तो 20 एकड़ से कहीं ज्यादा जमीन है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, जमींदार हूं, तो जो सरप्लस लैंड है वो क्या कर लेगा? स्टेट उसको एक्वायर कर लेगा। इसलिए समाज के भले के लिए, क्योंकि लैंड तो देश का है ना, कलेक्टिव गुड, हमने क्या बोला? कलेक्टिव गुड, समाज के भले के लिए। और ये जो स्टेट करेगा वो स्टेट जस्टिफाई करेगा ऑन बेसिस ऑफ आर्टिकल 39B एंड C। दोनों आर्टिकल्स में क्या लिखा है? लेट मी शो यू। आर्टिकल 39B क्या कहता है कि भाई जितने भी समाज के रिसोर्सेज हैं दे शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिव गुड, वो समाज के भले के लिए यूज होने चाहिए, कलेक्टिव गुड। और लैंड एक रिसोर्स है। और आर्टिकल 39C क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वो ये कहता है कि भाई स्टेट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है चेक करना कि कहीं हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से ऑपरेट ना करे, इस तरह से काम ना करे कि देश तरक्की तो कर रहा है, देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, हम खुश हो रहे हैं, बट दैट वेल्थ is getting concentrated in the hands of few top individuals. That means you cannot compromise equality for the sake of economic growth. Equality जरूरी है, समाज का भला जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाएगी उसको जस्टिफाई करेगी अंडर विच आर्टिकल्स? दीज टू आर्टिकल्स 39B एंड C। और स्टेट क्या बोलेगा कि भाई हमें तो बोला गया है ना कि समाज के रिसोर्स सबके लिए भले के लिए यूज हो, प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन ना हो, तो बस हम ला रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स।
लेकिन यही लैंड रिफॉर्म्स वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स, आर्टिकल 14, 1931, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अगर मैं एक जमींदार हूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि देश का कानून क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहा है विद मी एंड अ लैंडलेस पर्सन? तो मेरा आर्टिकल 14 वायलेट होगा। आर्टिकल 19 माई फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, 19(1)(f) फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन, मेरी प्रॉपर्टी ले लोगे तो मैं, हो सकता है मैं एग्रीकल्चर करता हूं, मैं कैसे करूंगा? एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। So remember, right to property was mentioned in two articles, 19(1)(f) and article 31. तो अब क्लैश होगा बिटवीन दीज टू डीपीएसपीज वर्सेस दीज थ्री फंडामेंटल राइट। अब इसी क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यूज करेगा द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट। अंडरस्टूड? कोर्ट बोलेगा कि देखो भाई, इन दोनों पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश मत करो। जैसे 25th अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी तब पीएम, तो उन्होंने क्या किया? शी ब्रॉट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 और उन्होंने ऐड कर दिया आर्टिकल 31C और उसमें दो बातें लिख दी। पहली बात लिखी कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है या कोई पॉलिसी बनाता है, इसलिए फॉर डीपीएसपीज अंडर आर्टिकल, डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B एंड C, और अगर वो लॉ या डीपीएसपी किसी फंडामेंटल राइट जैसे 14, 19 और 31 को वायलेट करता है, तो वो लॉ या पॉलिसी नल एंड वॉइड नहीं होगी। आप समझ रहे हो स्टेट क्या कहना चाह रहा है? कि अगर मैं समाज के भले के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए कोई लॉ या पॉलिसी बनाता हूं, लैंड रिफॉर्म लॉ बनाता हूं इन दो डीपीएसपीज के लिए, और वो लॉ या वो पॉलिसी कुछ लोगों के इन तीन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो भी वो लॉ या पॉलिसी नल एंड वॉइड नहीं होगा। इसका मतलब पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू की पावर से बचाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात क्या लिख दी यहां पे? दूसरी बात लिख दी कि ऐसे किसी लॉ या पॉलिसी को जो कि इन दो डीपीएसपीज के लिए है, आप इस लॉ या पॉलिसी को किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। जाओ, कांट चैलेंज। है वो कौन सा मुहावरा है? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ना आप चैलेंज कर पाओगे, ना कोर्ट कुछ कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को इन द केशव नंदा भारती केस डिक्लेयर कर दिया एज नल एंड वॉइड, क्योंकि ये क्या छीन रहा था? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन कोर्ट ने फर्स्ट प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि अगर कोर्ट ने इन दो डीपीएसपीस को मान लिया है, 39B और C, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्यों ना एक काम करें, हम आर्टिकल 31C के पहले पार्ट को अमेंड करें और यहां पे क्या लिख दें कि ऐसा कोई लॉ या पॉलिसी जो किसी भी डीपीएसपी के लिए लाया जाएगा, इन सिर्फ दो के लिए ही नहीं, किसी भी डीपीएसपी के लिए, वो वॉइड नहीं होगा, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, इवन इफ दैट डीपीएसपी वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। अब इस चीज को कोर्ट फिर से मना करेगा इन द मिनर्वा मिल्स केस, इन द मिनर्वा मिल्स केस। और अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई ये लड़ाई बंद करो, पार्ट 3 और पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। उन दोनों को इस तरह से आप इंटीग्रेट करो, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करो कि उन दोनों में क्या होनी चाहिए? उन दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि अच्छी बात है कि स्टेट फॉर कलेक्टिव गुड इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीज, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, बढ़िया है, करो, शाबाश, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। लेकिन आप कलेक्टिव गुड को हासिल करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि एनफोर्सेबल हैं और जिनका की गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है अंडर आर्टिकल 32, उनको आप वायलेट मत करो।
The Supreme Court said there is no inherent or inbuilt contradiction between part थर्ड and part फोर, and rather हमारा जो संविधान है वो बेस्ड है on the balance between part third and part four of part third and part four, sorry, part third and part four of Constitution. And if you try to give primacy or superiority to one part over the other, आप बोलो कि नहीं एफआर सुपीरियर है, नहीं डीपीएसपी सुपीरियर, नहीं, तो ऐसा करने से आप वो जो नाजुक बैलेंस है दोनों पार्ट्स में उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि संविधान के किन्हीं भी दो आर्टिकल्स में, किन्हीं भी दो पार्ट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट होना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इंटेंशन नहीं थी. उनकी इंटेंशन थी कि इन दोनों प्रोविजंस को साथ में इंप्लीमेंट किया जाए, इन दोनों में हार्मनी लाई जाए. तो इसलिए ये मानना बंद किया जाए कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस और टू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस doctrine is called as doctrine of harmonious construction. I hope you have understood the doctrine. If you still have any doubts, you can always type your doubts in the comment box. I will try sincerely to, as early as possible, reply to your doubts. For any other queries, especially for the optional batch, PSIR optional, you can contact me at the number given in the description. All the best.